नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी बहन की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों से एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जो कि पिछले 3 वर्षों से एक आईपीएस ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रही हैं। इसके एग्ज़ाम्स ये कई बार दे चुके हैं और इनके हाथ में जो है वो सफलता नहीं लग पा रही है। अब दोस्तों, वैसे तो हम सब लोग ये जानते ही हैं कि जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, तो इसके अंदर जो एक्चुअली में जो पोजीशंस अवेलेबल होती हैं, सारे जो अलग-अलग इनके फंक्शंस होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये सारी पोजीशंस मिलाकर के 180 से लेकर के 200 सीट्स होती हैं, पोजीशंस होती हैं, जो कि हर साल अवेलेबल होती हैं। इतनी ही नौकरियां अवेलेबल होती हैं और इसके अंदर अप्लाई करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा होती है। तो 10 लाख स्टूडेंट्स के अंदर से केवल 200 बच्चे ही अपना ये जो ये वाले रैंक के ऑफिसर्स बनने का जो सपना होता है, उसको पूरा कर पाते हैं। तो कंपटीशन वैसे ही बहुत ज़्यादा है, तो अगर कोई बच्चा नहीं क्लियर कर पा रहा, तो वो एक बात अलग होती है। लेकिन ये बहन कहती हैं कि भैया, मैंने अपने स्कूल के अंदर हमेशा अच्छा स्कोर किया, आई वाज़ अ टॉपर। कॉलेज के अंदर कह रही हैं मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ। कॉलेज मैंने अपना टॉप किया है, मेरा बहुत अच्छा कह रही कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रही और कहती हैं कि मेरे को बहुत क्लैरिटी थी। हमेशा से ये कहती हैं कि मैं ना एक मेरे को विजुअलाइज़ेशन सा होता था, एक इमेज सी आती थी कि जैसे मैं ऑलरेडी एक ऑफिसर हूँ। तो कह रहे हैं कि जैसे एक ऑफिसर होना, अपने आप को पुलिस की वर्दी के अंदर देखना, ये कह रहे हैं कि जैसे ना ये मेरी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है ये चीज़। आई एम ऑलरेडी इन दैट इमेज। लेकिन ये कहते हैं कि भैया, मैं क्लियर नहीं कर पाई, एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पा रही हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कहती हैं कि जब से मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू करी है, मेरी ग्रेजुएशन के बाद, कह रही हैं, तब से ही मैं बीमार रहने लगी हूँ। ये कहती हैं कि कह रही मैं हमेशा मोटिवेटेड रहती थी और जैसे हमने बहन से बात किया, तो बहन बहुत टैलेंटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल भी हैं और कई सारे लाइफ के स्फेयर्स के अंदर काम भी करती हैं, काफ़ी सारी सेवाएँ भी करती हैं, मतलब समाज सेवा ऑलरेडी कर रही हैं। और भी दूसरे प्रकार की कुछ ईश्वरीय सेवाओं के अंदर भी इन्वॉल्व्ड हैं, स्पिरिचुअली भी काफ़ी जो बहन है वो एनलाइटेंड हैं और ये तो पहले से अपने आप को वर्दी के अंदर विजुअलाइज़ कर रही हैं बचपन से। तो ये कह रही हैं कि भैया, सब कुछ ठीक था, मैं सेहतमंद थी, सब अच्छा चल रहा था, मैं मोटिवेटेड थी, फ़ोकस थी। लेकिन जैसे ही यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने, तो कह रही है मेरा फ़ोकस हिल गया है और कह रही है मैं जेन्युइनली आपको बताती हूँ, पिछले 3 सालों में मैंने ठीक से पढ़ाई करी ही नहीं है। कह रही मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ और फिर मेरा दिमाग इधर-उधर भटकने लगता है। कह रही कि जब भी मैं एक यूपीएससी में अपने आप को आईपीएस ऑफिसर पहले देखती थी, तो कह रही मोटिवेशन आता था। कह रही लेकिन अब जब मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ, तो एक अजीब-सा डिमोटिवेशन, एक अजीब-सी मायूसी मुझे घेर लेती है। तो ये कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। ये कहते हैं कि भैया, मैं देखो अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ, उसके बाद मैं अपने एग्ज़ाम्स लिखूँ, उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर करूँ, मैं सिलेक्ट ना हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कह रही हैं कि मुझे क्या बीमारी हो गई है? कोई भूत-प्रेत पड़ गया है क्या मेरे पीछे? कहते हैं कि आपकी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं कि जनरली जब ऐसा डिमोटिवेशन आने लगे, तो नेगेटिव एनर्जीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो कह रहे हैं कि भैया क्या है, मुझे फ्रीली एटलीस्ट एक बार 1 साल में अच्छे से लग कर के प्रिपरेशन करना है। ये कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि जैसे स्कूल टाइम में मेरे अंदर मोटिवेशन होता था, कॉलेज टाइम में मेरे अंदर मोटिवेशन होता था, वैसा मोटिवेशन वापस आ जाए। मैं प्रिपेयर करूँ, फिर सिलेक्ट ना हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो अजीब-सा ये हो गया है, जैसे मेरी आत्मा चाहती भी है बनना, लेकिन विथड्रॉ कर रही है। पता नहीं क्या मायूसी है। कह रही हैं कि जैसे ना मेरे अंदर कोई मनहूसियत समा गई है, उसकी एनर्जी समा गई है और मैं अपने आप के बारे में अच्छा फ़ील नहीं कर पा रही।
जबकि ये कहते हैं कि भैया देखो मैं तो सेवा वगैरह करने को बड़ी मोटिवेटेड रहती हूँ, तो मैं तो हमेशा सोचती थी कि भी मैं कुछ होगा तो मैं कुछ करूंगी, कुछ बड़ा करूंगी। तो यही बहन का प्रश्न था कि भाई मेरे को इस बात का जवाब चाहिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैं जब से आई हूँ, ये मुझे हर दूसरे दिन बुखार क्यों होता रहता है। इनको बुखार सा चढ़ा रहता है ना, बुखार होता रहता है इनको। और कह रही है अजीब सा डिमोटिवेशन क्या आता है। तो मैं इस चीज का उत्तर प्राप्त करना चाहती हूँ, और उसके बाद फिर जो है मेरा जो ये तैयारी है उसको मैं करना चाहती हूँ। तो इस चीज को लेकर के दोस्तों, इन बहन ने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और कौन सा है वो डिमोटिवेशन, किस चीज की नेगेटिव एनर्जी है, कौन सी चीज जो है जो इनको उदास कर रही है, एक मनहूसियत सी फैला रही है जिंदगी के अंदर, खुशी ले गई है, दिल की खुशी चली गई है, क्या है वो कारण। वो इनका जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया तो उसके सामने आया। तो प्यारे दोस्तों, इन बहन ने अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाके क्या देखा उसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है। दोस्तों, यूट्यूब के ऊपर इनका यूजर आईडी है मिस्टिक जर्नी, संगीता खारे, रिचा यादव, दीपाली वर्मा, कुमारी अमृता, और रिश मेक्स वीडियोस। दोस्तों, अगर आप भी इन भाइयों और बहनों की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, और हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए जो एक्सक्लूसिव हिप्नोथेरेपी के सेशंस हम हर महीने कंडक्ट करते हैं, आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा। उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब ये बहन अपने पूर्व के जीवन के अंदर गई, तो किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनके सामने आए, और इनकी जो पास्ट लाइफ है उनका इनकी आज की लाइफ से क्या कनेक्शन जो है वो निकल करके सामने आया। और ये जो इनके अंदर, ये जो हमने बताया ना, एक एक डाउन सी हो गई, ये जो एनर्जी, एक जो दुख है, जो दर्द है, क्या कनेक्शन इनके पास्ट लाइफ से निकल करके आया उसके बारे में आप सभी को हम बताते हैं प्यारे भाई और बहनों। तो दोस्तों, जो पहला दृश्य ये देखते हैं, आप जानते ही हैं कि पहले बोला जाता है कि भाई आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा जज कीजिए। तो इनको हम ऊपर देखने के लिए बोलते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई खुला आसमान जो है मेरे को फील हो रहा है, और ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी रोशनी है, तो या तो सुबह का टाइम है या फिर शाम का टाइम। मतलब ज्यादा रोशनी नहीं है लेकिन अभी कुछ रोशनी है ना, ना तो रात है ना दिन है, उसके बीच का कोई समय है, ऐसी फीलिंग इनको आती है। हम कहते हैं कि ठीक है, अभी खुली जगह के ऊपर हो, नीचे की तरफ देखो। नीचे की तरफ देखते हैं तो ये कहते हैं कि बड़ा हार्ड सरफेस, जैसे सीमेंटेड हो, सरफेस प्लेन है लेकिन सीमेंटेड सा है, ऐसी मेरे को फीलिंग आ रही है। पैरों की तरफ देखते हैं तो लंबे लंबे बूट्स इनको नजर आते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे होता है कि भी अच्छा पैरों में जूते हैं, लंबे वाले बूट्स हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को देखो तो इनको एक यूनिफॉर्म सी जैसे इन्होंने पहनी हुई है, नीटली ड्रेस्ड ये अपने आप को देखते हैं। और ये कहते हैं कि भाई ये कभी मेरे को, जो मैं यूनिफॉर्म मैंने पहनी है, मैं कोई ऑफिसर हूं, ये कहते हैं कि कभी मेरे को ग्रे लग रहा है, ब्राउन लग रहा है। कह रहे ग्रे ब्राउन के बीच का कोई कलर या मिक्स कलर है। बेसिकली कहना चाह रहे थे कि खाकी रंग की वर्दी इन्होंने पहनी हुई है ना। तो अपने आप को ये किसी पुलिस ऑफिसर जैसे कोई होता है उसके रूप में देख रहे थे, और प्रॉपर ऑफिसर हैं। इनके पास इनकी हैट है, और काफी एक इनकी ना बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सी पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी जिसके अंदर ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ऐसा इनको फील हो रहा होता है। बस फर्क इतना होता है कि जैसे अभी के जीवन में इन बहन ने बचपन से अपने आप को विजुलाइज किया है यूनिफॉर्म के अंदर, एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के रूप के अंदर, जो कि बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं, बहुत कुछ कमांड कर रहे हैं, है ना। बहुत सारा परिवर्तन ला रहे हैं समाज के अंदर, हमेशा से ही ऐसा विजुलाइज करते आए हैं। फर्क बस इतना है कि अभी इनका जो शरीर है वो एक फीमेल का है, लेडी है, लेडी की बॉडी है, और वहां पर इनको नजर आता है कि ये एक पुरुष है। अच्छा, तो पुरुष हैं, अच्छा जी क्या कर रहे हैं पुरुष, तो कहाँ पे हैं ये पुरुष, क्या जगह है। तो जैसे हम इनसे पूछते हैं कि कहाँ पे हैं, तो ये कहते हैं कि ये कैद खाना है, यहाँ सब कैद हैं, यहाँ सब गुलाम हैं, ऐसे बोलते हैं। तुम कहते हैं भाई क्या हो गया,
गुलाम सब हैं, आप तो अफसर हो। तो जैसे हम इनको बोलते हैं कि आप अफसर हो, तो ये कहते हैं कि नहीं यार, अफसर काहेगा, मैं भी गुलाम हूं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कि भाई क्या आपको बंद कर दिया गया है, क्या आपका डिमोशन हो गया है क्या? भाई होता है ना कि भाई कोई पुलिस ऑफिसर सैड है, डिमोशन हो गया होगा, सस्पेंड हो गया होगा। मैं कहा सस्पेंड वगैरह हो गया जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? तो ये कहते हैं कि नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। मुझे मैं बहुत एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हूं, है ना। वेरी नीटली ड्रेस्ड, इन्होंने बोला कि कह रहे बहुत अच्छा दिख रहा हूं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे अंतर मन में कुछ द्वंद चल रहा है। कह रहे मैं जो सिस्टम है, मैं सिस्टम का गुलाम हूं, और मेरे पास कोई एक ऐसा आदेश है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है। और कह रहे मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं चाहता हूं कि ये वर्दी उतार करके मैं फेंक दूं, और कैसे भी करके ये जो फैसला मेरे पास आया है, जो कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास आया है, कैसे भी करके मैं इसको पलट दूं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं अपने आप को हालात के आगे मजबूर महसूस कर रहा हूं, और मैं चाह करके भी जो अंदर से करना चाहता हूं, जो मुझे लगता है कि होना चाहिए, वो मैं कर नहीं पा रहा हूं। और कह रहे हैं अंदर ही अंदर मुझे लग रहा है कि मैंने इस आदेश का पालन किया तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा एक अंतर्द्वंद, एक बहुत गहरा दुख ये फील कर रहे होते हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या है, कहाँ पे दुख है? भाई जो दुख की जड़ है वहां जाओ। तो जब हम इनको ऐसा बोलते हैं तो ये एक कोठरी की तरफ जाते हैं। कोठरी के अंदर प्रवेश करते हैं, किसी से मिलने के लिए गए हैं। तो कोठरी खोलते हैं तो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, और ये कहते हैं कुछ लोग हैं जिनके लिए कोई फैसला आया है और वो आज ही मुझे एग्जीक्यूट करना है। कह रहे मैं इन लोगों से मिलने के लिए आया हूं, अब जो आदेश है उसका पालन करना है। अब ये कोठरी के अंदर जाते हैं तो ऐसा देखते हैं कि सामने जो व्यक्ति है उससे ये बात कर रहे हैं, और उसको जो कोई सजा है उसको सुनाई जा रही है, वो सजा वहां पे कि भी फाइनली ऐसे है, और अब जो है आपको फांसी दी जाएगी। तो ये वहां पर अकेले नहीं है, ये खड़े हैं एक स्टिक लेकर के अपने हाथ में, और कह रहे हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही काम है, बहुत ही कंपोज्ड है। उसको जैसे उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और कह रहे हैं हम उसको सजा सुना रहे हैं, और सजा सुनाते सुनाते ये कहते हैं कि सजा है कि इसको फांसी देनी है हमने आज, और बस इसको फांसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम आए हैं। मेरे साथ ऑफिसर्स हैं कि अगर ये कुछ आनाकानी करेगा या कुछ ऐसा करेगा तो उसको जबरदस्ती लेकर के जाया जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उसको सुना रहे हैं कि भाई तेरे को हम फांसी देने वाले हैं, लेकिन उसके चेहरे पे शिकन ही नहीं है, ये स्माइल कर रहा है। कह रहे हैं और जो उसकी जो स्माइल है, जो उसका जो चेहरा है, जो उसकी खुशी है कि आज उसको फांसी मिलने वाली है, कह रहे उसकी खुशी मुझे खा रही है। और मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक व्यक्ति, एक इंसान इतना स्ट्रांग हो सकता है, या इतना उसका कन्विक्शन हो सकता है उसके पर्पस के अंदर, कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि आज अभी कुछ ही देर के अंदर उसके प्राण जो हैं वो चले जाएंगे। अभी तक वो इस शरीर के अंदर है, उसके बाद वो कुछ नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके माथे पे शिकन नहीं है। तो कह रहे ये देख करके मेरे को अपने आप से घृणा हो रही है, मुझे लज्जा आ रही है अंदर, कि मैं चाहता हूं कि इसको फांसी ना हो, लेकिन देनी पड़ेगी। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया है, मतलब क्यों इनको फांसी मिल रही है, क्यों दिया है? तो ये कहते हैं कि भाई इसने वो किया है जो मैं नहीं कर पाया। कह रहे मैं एक गुलाम हूं और ये आजाद है ना। कह रहे इसका जो गुनाह है, इसका जो अपराध है वो ये है कि इसने गुलामी को स्वीकार नहीं किया है, और ये हमारे देश को आजाद करने के लिए लड़ा है, और अपने लोगों के लिए जो संघर्ष इसका है, वो उस संघर्ष की इतनी बड़ी कीमत ये चुका रहा है, और इसके चेहरे पर शिकन नहीं है। ये कह रहे हैं कि कहां से ला रहा है, कहां से आ रही है इनके पास ये हिम्मत। तो इनको एक एक करके नजर आता है कि इंटरैक्ट कर रहे हैं, पहले एक व्यक्ति से, फिर दूसरे व्यक्ति से, फिर तीसरे व्यक्ति से। तो हम इनसे, हमारे को वाइब फील हो गई थी पहले से ही कि कौन है, किन से मिल रहे हैं, एकदम एनर्जी हमने फील कर ली थी, हमें पता था ये कौन है, क्या बोलेंगे। तो हमने बोला कि अच्छा भाई ये है, ये क्या समय है?
तो ये कहते हैं कि भाई 1930s का समय है, कभी 1930 इनको फील हो, कभी 1936 इनको फील हो, तो ये श्योर नहीं थे। तो कहते हैं 1930s के आसपास का कोई समय है। कौन सी जगह है? तो ये कहते हैं कि कोई ऐसी जगह है, ये जेल है, और मैं जेल के प्रशासन के अंदर वन ऑफ द जेलर्स हूं। और ये कहते हैं ये जो जगह है ना, ये ना पाकिस्तान में है आज। ये जगह पाकिस्तान के अंदर है। पहले इंडिया था ब्रिटिश रूल के टाइम पे, लेकिन आज ये जेल जो है ना, ये जो जगह, ये पाकिस्तान में कहीं पे है। अच्छा, तो हम इनको बोलते हैं कि भाई किसको फांसी दे रहे हो, क्या है? तो जैसे फिर ये वाली बात होती है, आप लोग भी समझ ही गए होंगे, थंबनेल में भी हमने डाली थी ये वाली चीज, कि इनको रियलाइज होता है जब फांसी की पूरी तैयारी हो गई है और उनको लटकाने वाले हैं, तो इनको रियलाइज होता है कि काफी सारे ऑफिसर्स के साथ ये खड़े हैं और ये बोलते हैं भगत सिंह, कि भगत सिंह है, उसको फांसी दे रहे हैं और उसके साथी हैं, तो इन तीनों को हमें फांसी देनी है आज। और अभी तक तो इन्होंने इस चीज को रियलाइज नहीं किया था, लेकिन जब ये रियलाइज करते हैं कि भाई ये वो व्यक्ति हैं जिसने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया, भगत सिंह की और उसके साथियों की, सुखदेव की, राजगुरु की, इनकी फांसी को एग्जीक्यूट करवा रही है, वो हैं। तो वो पीएलआर के टाइम पे दोस्तों ट्रांस में ही ना क्या होता है कि बिल्कुल जो अंदर का जो दर्द होता है वो बाहर आ जाता है। तो फूट फूट करके फिर जो ये बहन है वो रोने लग जाती हैं कि बिल्कुल ऐसा मैं करना नहीं चाहती हूँ। कि इन्होंने कहा, इंग्लिश बोलने लग गई थी, इन्होंने कहा कि आई डोंट वॉन्ट हिम टू हैंग। देश के लिए जान देने जा रहा है, देश के लिए इतना कुछ किया। ये कहते हैं कि मैं अंदर ही अंदर मर रहा हूं, कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं इनको मुक्त नहीं कर सकता, मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं क्या करूं, मेरी लिमिटेशंस हैं, मैं क्या करूं। और वहां उनको फांसी हो रही है, और उसी दृश्य में ये कहते हैं कि मुझे ना भारत देश के लिए कुछ करना था, भारत देश के लिए करना था। और ये वहां पर कह रहे हैं कि मर तो वो रहे हैं, लेकिन उनकी फांसी के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर मैं मर रहा हूं, और मैं अपने आप को कह रहा हूं कि इस जन्म में नहीं कर पाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर आऊंगा और इंसाफ करूंगा, मैं फिर आऊंगा और अपने देश की सेवा करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम इनसे पूछते हैं कि भाई आपको इतनी ज्यादा भावना थी अपने देश के लिए, क्रांतिकारियों के लिए, रेवोल्यूशनरीज के लिए, और इतना ज्यादा आपको लग रहा था कि आपको देश सेवा करनी थी, तो आप कहां जाकर के जेलर बन गए भाई? है ना? लात मारते ऐसी नौकरी को, आप भी जुड़ जाते हैं आंदोलन के अंदर, आप भी बनते क्रांतिकारी। क्रांतिकारी नहीं बनना था तो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते, है ना? नरम दल के सदस्य बन जाते। तो वो सब क्यों नहीं किया? तो फिर अंदर से ये कहते हैं कि मेरी भी मजबूरी है, मेरा परिवार है, देश गुलाम है, लेकिन परिवार को रोटी तो खिलानी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं उसके हाथों ना मजबूर हो गया। और ये कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था, पूर्व के जीवन में भी इनको ऐसा वो दिखाई दिया कि इन्होंने एग्जाम्स वगैरह लिखे थे, एग्जाम्स लिख करके बड़ा पद का ऑफिसर थे। छोटे पद, जैसे क्या था, भारतीयों को तो छोटा पद देते थे ना ये गोरे, और बड़े पद अपने पास रखते थे। तो ये भारतीय मूल के हैं कोई, और बड़े ऑफिसर हैं लेकिन। तो इनको ये कह रहे हैं कि मैंने पूर्व के जीवन के अंदर जो एग्जाम लिखे, या जब मैं तैयारी करता था, पढ़ाई करता था, तो मैं ये सोचता था कि मैं एक बड़े पद में इन गोरों के बीच में जाकर के फिट हो जाऊंगा, और फिर अपने पद का, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके मैं भारतीयों की सहायता करूंगा, ऐसा मैं चाहता था। लेकिन ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे आकर के ना मैं, जो मुझे फाइनली पद मिला, ये जेल के अंदर जो नौकरी मिली, ये कह रहे हैं मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए। मैं ये अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन करके रह गया हूं बस। देश की जो सेवा करनी थी, जो मैंने दिमाग लगाया था कि ये गोरे हमारे को हमारा धन लूट करके लेकर के जा रहे हैं, इन्हीं के खजानों में से तनख्वाह लूंगा, उसी का इस्तेमाल करके, तनख्वाह का इस्तेमाल करके चार लोगों की सहायता भी करूंगा, पोजीशन का इस्तेमाल करके चार लोगों की सहायता करूंगा, लेकिन कुछ भी कर नहीं पाया। तो जैसे जैसे दृश्य आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अंदर ये देखते हैं कि आगे जो क्रांतिकारी हैं उनको फांसी दी जाती है।
तो जब फांसी का फंदा वो होता है और वो उनके जो बॉडीज हैं वो लटकने लगते हैं, तो ये कहते हैं कि लटक तो सामने वो रहे हैं लेकिन दम मेरा घुट रहा है। आत्मा सिर्फ उनके शरीर से नहीं निकल रही है, मैं भी जैसे मेरे शरीर को छोड़ करके जा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि अब कुछ फायदा नहीं रहा, कुछ रहा नहीं इस लाइफ के अंदर। और ये है। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ में ये देखते हैं कि भाई ये वो ऑफिसर हैं जो क्रांतिकारी हैं, उनकी जो फांसी है उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं। दोस्तों इनका पीएलआर करने के बाद हमने जो है थोड़ा बहुत रिसर्च भी किया था गूगल वगैरह पे कि कौन से ऑफिसर्स थे। तो उनमें एक दो ऑफिसर्स का तो नाम आया जो कि एविडेंटली हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्डेड है, लेकिन क्योंकि ये जो तीनों क्रांतिकारी हैं, जब ये शहीद हुए थे, तो सब हम सबको पता होगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो शव हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर नहीं किए गए थे। और फांसी एक्चुअली में अगले दिन होनी थी, लेकिन एक दिन पहले छुपके से करके और फिर खुद जेल के ऑफिसर्स ने जेल की पीछे की दीवार तोड़ करके वो निकल गए थे और जाकर के सतलुज रिवर के पास जाकर के उनकी जो डेड बॉडीज है उनको काट दिया और उनको जला करके नदी के अंदर फेंक कर चले गए थे, क्योंकि ये फियर था कि अगर क्रांतिकारियों की जो बॉडीज हैं उनको उनकी फैमिलीज को हैंड ओवर किया गया तो बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा, तो वो करना चाहते थे। तो जो कई सारे ऑफिसर्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, उनके नाम को सीक्रेट कर दिया गया था कि सामने ना आए वो लोग, है ना। विशेषकर भारतीय मूल के बहुत सारे जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, अंग्रेजों ने प्रयास किया था कि उनके नाम बाहर ना आए, क्योंकि उनकी जान को फिर खतरा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए तो ये हमने थोड़ा ऑनलाइन ही आया ये वाली चीज, तो एग्जैक्टली नहीं पता लग पाया कि ये कौन व्यक्ति थे या क्या, हमने जो ऑनलाइन है वो देखा। लेकिन कई सारे ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इस एग्जीक्यूशन के अंदर जिन्होंने इसको वो किया था, तो ही वॉज वन ऑफ द मेन ऑफिसर्स, ऐसा जो है वो निकल करके आया। अब दोस्तों दृश्य पूरा देख लिया, अब आज की डेट में समस्या क्यों आ रही है भाई, ये तो पुराने जन्म में भी पेपर वूपर पास करके बन गए थे अफसर, तो अभी क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इस चीज को समझने के लिए दोस्तों फिर इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेजा गया और अपने स्पिरिचुअल गाइड से बात करके फिर जो इनके स्पिरिचुअल गाइड है उन्होंने सब कुछ इनको एक्सप्लेन किया। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि जब ये बहन फिर अपने स्पिरिट गाइड के पास वापस गए तो उन्होंने इनको क्या गाइडेंस दिया। तो स्पिरिट गाइड ने पहले तो इनको बताया कि तुम्हारे को अब इस जीवन के अंदर जो पढ़ाई करनी है वो, इन्होंने इनकी जो पास्ट लाइफ है जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इन्होंने प्रण लिया था कि मैं दोबारा मुझे मौका मिलेगा या दोबारा मैं जन्म लेकर के आऊंगा तो मैं सिस्टम को जरूर बदलूंगा, अगली बार मैं जरूर लड़ाई करूंगा। तो इनके गाइड ने इनको कहा कि अब तुम्हारे को सिस्टम के अंदर चेंज लेकर के आना है जो भारत के हित में है, सिर्फ पोस्ट और पोजीशन के लिए नहीं जाओ। दोस्तों इनकी स्पिरिट गाइड ने इनको ये चीज रियलाइज कराई कि हालांकि तुम ईश्वरीय सेवाओं में काफी आगे हो, हालांकि तुम समाज सेवा भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आज तक भी तुम्हारे ऊपर ये इमोशन जो कि तुम व्यक्त नहीं करते किसी के सामने, मतलब प्रत्यक्ष नहीं होने देते इस चीज को, अपने अंदर दबा करके रखते हो, पोस्ट और पोजीशन की जो पावर है उसका लालच भी तुम्हारे अंदर है। गाइड गाइड ने कहा कि देखो, तुम्हें सही मायने में अगर तरक्की करनी, आगे बढ़ना है, तो पोस्ट और पोजीशन का लालच छोड़ना होगा। पोस्ट और पोजीशन के लिए तुम्हें किसी भी सरकारी पोजीशन के अंदर नहीं जाना। गाइड ने कहा मिशन याद रखो, उनके लिए जिन्होंने भारत के लिए बलिदान किया उनका बलिदान सफल हो सके। गाइड ने कहा कि तुमने ये प्रण लिया था कि जो वो बदलाव भारत के अंदर लाना चाहते थे कि तुम अफसर बनोगे, तुम सरकार में जाओगे और वो चेंजेस सरकार में रह करके, प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में रह करके तुम लाओगे। तो गाइड इनको बार बार कहते हैं कि तुम्हें अपना मिशन याद रखना है। गाइड से पूछा गया कि महाराज ठीक है भाई, ये सब याद करना था तो वैसे ही मुझे याद आ जाता, मैंने अगर पढ़ लिया था, तो मैं बीमार क्यों रहती हूँ भाई, जब से यूपीएससी की जो प्रिपरेशन करी बीमार क्यों रहती हूँ। तो गाइड ने बताया कि ये जो फांसी का दृश्य है
इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हावी थी तुम्हारे ऊपर। और जब एक्चुअली में तुम इस पोजीशन में आने के लिए प्रेपरेशन कर रहे थे, तो जब पिछली बार तुम ऐसी पोजीशन के अंदर थे, तो क्या हुआ था, उसका दुख बार बार अंदर से इमर्ज हो रहा था कि वो फांसी हो गई और तुम फांसी को नहीं रोक पाए थे। तो कह रहे उसका जो दुख है वो तुम्हारे को डीमोटिवेट कर रहा था। और इसके साथ साथ गाइड ने बोला कि देखो बच्चे, दुख तो तुम्हारे को डिमोटिवेट कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ अगर ये दुख नहीं होता तो तुम्हें तुम्हारा मिशन याद नहीं आता। गाइड ने कहा कि ये दुख मिला और इतने कुछ वर्ष तुम सक्सेसफुल नहीं हुए, इस ही की वजह से ये सबब बना तुम्हारे जीवन के अंदर कि तुम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन तुमने कराया और तुम अब देख करके जान रहे हो कि तुम्हारा मिशन क्या है। गाइड बार बार बोल रहे थे मिशन को याद करो, मिशन को याद करो। और उन्होंने कहा कि ये इसीलिए हुआ कि तुम बीमार रहे, तुम्हारे अंदर वो डिमोटिवेशन था, फिर होना था और ये समय आना था कि तुम्हें तुम्हारा पूर्व जीवन याद आएगा, ये निमित्त बनेगा, ये बच्चा याद आएगा। और तुम्हें अब याद रखना है कि तुम्हें अब भारत के लिए काम करना है। तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें गद्दारों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना। गाइड ने कहा कि आज भी सिस्टम के अंदर गोरे साहब नहीं है, लेकिन बहुत सारे भूरे साहब बैठे हुए हैं, बहुत सारे गद्दार हैं। तो गाइड ने कहा कि कुछ भी हो, याद रखना, इस बार गद्दारों के हाथ की कठपुतली नहीं बनना। और गाइड ने बहुत ही विशेष, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली दोस्तों। एक इनको गाइड ने स्टेटमेंट बोली कि अब एग्जाम को एग्जाम की तरह नहीं, मिशन की तरह लो। उन्होंने कहा कि एग्जाम है, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो उस चीज का भी एक भार है। हम कंपटीशन कंपटीशन सोच रहे हैं, हम वो 10-11 लाख बच्चों को पछाड़ने के बारे में सोच रहे हैं। गाइड ने बोला किसी को भी पछाड़ने के बारे में नहीं सोचो, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम जो बाकी सारी आत्माएं उस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं, उनकी एनर्जी के साथ एंटेंगल हो जाते हैं, उनके साथ युद्ध में आ जाते हैं। गाइड ने कहा तुम्हें किसी के साथ युद्ध नहीं करना, तुम्हारे को सेवा करनी है। फिर कहा मिशन याद रखो। लास्ट में गाइड ने कहा और इनको एक्चुअली इनको याद आया कि इन्होंने क्यों कहा खुद को कैदी, क्योंकि ये तो जेलर थे, अफसर थे। क्यों कहा, तो एक और बार इनको याद आया, इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त कैद में थी क्योंकि आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर इंडिया, लेकिन हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो मैं पोजीशन में आके सोचा तो था कि भारत के लिए काम करूंगी, लेकिन बहुत ज्यादा इस बात का दुख था कि भारत के लिए काम नहीं कर पाई, उन लोगों के लिए पूरे जीवन भर काम करता रहा जो भारत को लूट रहे थे, उस चीज का दुख है। तो जो भी पाप इकट्ठा किया मैंने ये करके, उसका प्रायश्चित करना है और भारत माँ की सेवा करनी है। तो एक बहुत ही एक अलग प्रकार का मोटिवेशन ये जो बहन है वो फील करने लगे। और जो ये इमोशन था अंदर दुख का, वो दुख इनको गायब होता हुआ नजर आया है। तो बहुत ही स्ट्रेंथ जो है इनके गाइड ने इनको दी, इनको आशीर्वाद दिया। तो उन्होंने कहा कि मिशन याद रखो, मिशन याद रखो, मिशन याद रखो। तो ऐसा पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर निकल करके आया है दोस्तों कि किसी कोई प्रेत आत्मा का, इविल स्पिरिट का, नेगेटिव एनर्जी का ऐसा कोई प्रभाव नहीं है इन बहन के ऊपर, लेकिन अपने अपना ही एक दुख है ना, जो कि इनके अंदर बसा हुआ था। जो भी है, अब इनकी शुभ भावना थी भारत के लिए, भारत के क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन फिर भी जो हुआ जैसे हुआ, बहरहाल दोस्तों, हमारे जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के अंदर बहुत बार बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसके अंदर भारत के जो वीर बलिदानी रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सेवाएं की हैं भारत के देशभक्तों ने, उनसे कई सारे वैसे कैरेक्टर्स या उनकी सहायता करने वाले कैरेक्टर्स के कई सारे पीएलआर्स सामने आए हैं। तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हम कुछ और ऐसे ही वीडियोस का लिंक भी आपके साथ शेयर करेंगे जिसके अंदर भारत के वीर और वीरांगनाएं जो हैं वो सामने आए, या उनसे जुड़े हुए किस्से, उनसे जुड़े हुए किरदारों के किस्से पास्ट लाइफ के जो है वो सामने आए। तो ये है। और तो बस ये पीएलआर हुआ और बहन जो भी ये जो इमोशन है उसको रिलीज किया। गाइड ने कहा अब जो हो गया उसको छोड़ो, अपना मिशन याद रखो, आगे अब तुम्हारे को सेवा करनी है, कठपुतली नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो इनका जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो फिर संपन्न हो गया।
और हम आशा करते हैं कि ये जो किस्सा हमने आप सभी के साथ शेयर किया, इससे कुछ आपको शिक्षा मिली होगी, इसमें आपको कुछ अच्छा लगा होगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके जरूर हमारे को बताएं, हमारे वीर बलिदानियों के लिए। हम सबका दिल उनके लिए धड़कता है ना? जो सब कुछ न्यौछावर करके चले गए देश के लिए। तो उनके प्रति आपकी क्या भावनाएं हैं, इस वीडियो के अंदर कमेंट करके आपको जरूर बताना है। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।